नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ तीन मेहमान हमारे साथ हैं। रोज की तरीके से हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आ चुके हैं। बहुत स्वागत हर्षवर्धन जी आपका। समीर चौगांवकर साहब हमारे साथ हैं। समीर जी बहुत स्वागत। और एक नए मेहमान आज हमारे साथ है वैभव सिंह जी। वैभव जी अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं। बहुत स्वागत वैभव जी आपका। आपको दुनिया देखती सुनती रहती ही है, लेकिन आज विशेष मौका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा, और यात्रा कामयाबी के साथ पूरी हुई। प्रधानमंत्री भारत के लिए रवाना हो भी चुके हैं। और इस यात्रा में जाते वक्त बहुत सारे सवाल थे, क्योंकि ट्रंप जब से दूसरी बार राष्ट्रपति बने अमेरिका के, वो जिस अंदाज में और जिन तेवरों के साथ फैसले ले रहे हैं, उनको पहले ही अनप्रेडिक्टेबल कहा जाता था, और अब तो कहने ही क्या। और आते ही उन्होंने जिस किस्म के फैसले लेने शुरू किए हैं, दुनिया भर के बड़े बड़े देशों पर उन्होंने टैक्स बढ़ा दिए हैं, पाबंदियां लगाई हैं। भारत भी देख रहा था कि भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापार चल रहा है, इस पर ट्रंप के इस रवैये की क्या आंच आएगी। ऐसे में सवाल बहुत थे और जवाब मिलने की उम्मीद थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप जिस तरीके से मिले हैं, पहले तो उसने ही बहुत सारी आशंकाओं को दूर कर दिया। जब ट्रंप मिलते हुए उनसे कहते हैं कि आई मिस्ड यू, आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैंने आपको बहुत मिस किया। और उसके बाद एक बाकायदा एक कॉफी टेबल बुक जो है उनको प्रेजेंट की जाती है, जिसमें केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरें हैं। उन तस्वीरों को एक किताब की शक्ल दे करके उसको भेंट किया गया। और बहुत तरीके के तमाम पर्सनल जेस्चर्स प्रेसिडेंट ट्रंप ने नरेंद्र मोदी के लिए दिखाए। दोनों देश नेताओं के बीच बातचीत बहुत गर्मजोशी के माहौल में हो रही थी। लेकिन इसके बाद नौबत आई हार्ड निटी-ग्रिटीज की, जब दोनों देश अपने अपने हितों को देखते हुए बहुत हार्ड बार्गेन कर रहे थे। और ये बात ट्रंप ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही भी कि नरेंद्र मोदी मुझसे बहुत बेहतर और बहुत पक्के नेगोशिएटर हैं, इसमें उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और उसके बाद जब बाद में डिटेल्स आई कि आखिर क्या समझौते हुए हैं भारत और अमेरिका के बीच, रक्षा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, तो उसमें यह बिल्कुल साफ हो गया कि भारत इस विजिट से, अमेरिका से, ट्रंप से उनके दूसरे कार्यकाल में बहुत कुछ हासिल कर सकता है और करने वाला है। तो इसी पर आज हम लोग बात करेंगे। 31 मिनट का वक्त था जब प्रेसिडेंट ट्रंप, प्राइम मिनिस्टर मोदी प्रेस के सामने थे। पहले जब दोनों नेता आपस में बैठते हैं, कुर्सी पर बैठे हुए, और सामने ओवल ऑफिस के अंदर सारा मीडिया था, लगभग 20 मिनट के करीब वहां पर दोनों नेताओं के बीच में जो है सवाल जवाब चलते रहे मीडिया के साथ। और उसके बाद जब ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जहां पर दोनों देशों के पत्रकार थे, दोनों ने अपना सवाल पूछे। बिल्कुल ओपन फोरम था। अमेरिकी प्रेस ने मोदी से भी सवाल पूछे और भारतीय प्रेस ने ट्रंप से भी सवाल पूछे। तो आज उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक बड़ा हिस्सा आप कहानी कुर्सी की में देखने जा रहे हैं, क्योंकि उससे आपको भारत, अमेरिका और ट्रंप के और मोदी के रिश्तों के बीच में सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सबसे पहला सवाल जो आज हम आपको जो हिस्सा दिखाने जा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का, उसकी भारत में सबसे ज्यादा चर्चा है, विपक्ष के बीच में खासकर। उस पर राहुल गांधी और उनकी पार्टी ने बड़ा तीखा रिएक्शन भी दिया है। सवाल पूछा गया था गौतम अडानी को लेकर के। अमेरिकी पत्रकार थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रहे थे, और उन्होंने पूछा कि क्या आपने गौतम अडानी के बारे में प्रेसिडेंट ट्रंप से बात की। अब सवाल टेढ़ा था। सब जानते हैं कि गौतम अडानी को लेकर के भारत में क्या प्रचार है। गौतम अडानी और प्रधानमंत्री के रिश्तों को लेकर के कांग्रेस किस किस किस्म के आरोप लगाती है। अमेरिका में भी गौतम अडानी के ऊपर कुछ जांच चल रही है। इसलिए वहां अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने अडानी का नाम जब आया, तो सब देख रहे थे टकटकी लगाकर कि आखिर मोदी इसका क्या जवाब देंगे। लेकिन मोदी ने जो जवाब दिया, उससे बहुत से लोग निरुत्तर हो गए। मैं आपको वो हिस्सा सुना रहा हूं, एक बार नहीं 2 बार सुना रहा हूं, ताकि आपको पता चल जाए कि ऐसे फोरम पर कितना मुश्किल होता होगा किसी व्यक्ति के लिए एक असहज सवाल का जवाब देना। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट हैं और आपको ये यकीन है कि मेरे पास इस पर छुपाने के लिए कुछ नहीं है, तो ऐसा जवाब दिया जा सकता है। नरेंद्र मोदी ने अडानी पर ट्रंप के सामने अमेरिका में क्या जवाब दिया। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं।
जो ये पत्रकार रहे जिन्होंने सवाल पूछा, उनकी नियत तो ये होगी कि इस पर भारत के प्रधानमंत्री को किसी तरीके से घेरा जाए, असहज किया जाए। कुछ टेढ़ा सवाल पूछने की कोशिश की गई थी, लेकिन जवाब बिल्कुल सीधा और सपाट था कि भारत का प्रधानमंत्री और अमेरिका का राष्ट्रपति जब मिलेंगे तो किसी व्यक्ति के बारे में बात नहीं करेंगे, दोनों देशों के बारे में बात करेंगे। इस पर राहुल गांधी की प्रतिक्रिया मैं आपको दिखाऊं, लेकिन उससे पहले हर्षवर्धन जी क्या कहना हो, जवाब पर क्या कहना है? देखिए, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 25 वर्षों का उनका सरकारी एक शासन सत्ता तंत्र चलाते हुए जो उनका कार्यकाल रहा और उसमें कहीं वो फंसे नहीं, उसका एक जिसको कहें कि बहुत शानदार सा उदाहरण है ये जवाब। कई बार लोग कहते हैं ना कि भाई आप तो मतलब ऐसे मामले तो फंसा ही देते हैं, अब इसमें आप खोजिए जवाब, आपको क्या खोजना है। लेकिन अगर आप डिप्लोमेटिकली कहें तो एक नेशन का, एक स्टेट का जो हेड होता है वो दूसरे स्टेट या नेशन के हेड से जब बात करता है तो वो पॉलिसी मैटर्स पर बात करता है, उन दोनों देशों के हित के लिहाज से बात होती है, उसमें कोई व्यक्ति कभी महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। इससे बेहतर और इससे शानदार जवाब शायद ही, क्योंकि मैं ये मानता हूं कई बार लोग ये कहते हैं कि अच्छा ठीक है भाई भारत में साक्षात्कार हो रहे, भले कोई कुछ ना हो लेकिन लोग कहेंगे कि ये सवाल उनको पता होगा, इसका जवाब ये दे रहे होंगे। लेकिन इस तरह के सवालों का जवाब खोजना ये थोड़ा आसान नहीं होता। ये नरेंद्र मोदी के उस व्यक्तित्व को, और जिसको कहते हैं कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, वो कितना शानदार होता है उसको भी बताता है। देखिए, इसके पीछे अगर एक चीज देखने वाली ये भी है कि ये सवाल पूछा गया या पूछवाया गया। क्योंकि इस तरह के सवाल अगर कोई अमेरिकी पत्रकार पूछता है तो कहीं ना कहीं ये सवाल पैदा होता है कि आखिर गौतम अडानी एक इंडिविजुअल का क्या इंटरेस्ट है वहां पे। और हमने देखा है कि जो अमेरिकन डीप स्टेट है, जो गौतम अडानी के पीछे हाथ धोके पड़ा हुआ था, क्योंकि उनको ये लगता था कि किसी तरीके से अडानी के थ्रू जो है मोदी के ऊपर प्रेशर डाला जाए, वो तो प्रेशर कभी पड़ा नहीं। और मोदी जी ने जिस तरीके से चीज को हैंडल किया, और बिल्कुल सही कहा, कोई भी दो देश के राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं तो किसी इंडिविजुअल की बात नहीं होती है, राष्ट्रहित की बात होती है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बात होगी, मेक इंडिया ग्रेट अगेन की बात होगी, और दोनों मिलते हैं तो फिर मेगा होता है, जो कि प्रधानमंत्री मोदी ने कल बात कही। तो ये एक अटेम्प्ट था, और जर्नलिज्म का मैं कहूंगा कि येलो जर्नलिज्म इसको कह सकते हैं। और इस तरह के हिट जॉब जो है, और हिट पीसेस लिखवाए जाते हैं अखबार में, इस तरह के हिट जॉब कराए जाते हैं। और ये जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, हमने आप अभी आगे प्रोग्राम में शायद आप बात करेंगे भी, जो यूएस एड का पूरा जो सिलसिला चल रहा है जी, जिस तरीके से बांग्लादेश से लेकर के अमेरिका, और आप यूरोप में देख लीजिए या ब्राजील में, पत्रकारों को पैसा दे करके उनसे मूवमेंट्स खड़े कराए गए, उनसे सवाल कराए गए, उनसे लोगों के बीच में एक मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के नाम पे हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए गए। और कल तो माइक बेंस का कल देर रात स्टेटमेंट दोबारा आया है। माइक बेंस ने कल रात में बताया कि अब बांग्लादेश के अंदर तो कुछ 2 दर्जन पत्रकारों को हायर किया गया, और उनसे मैं तो कहता हूं, मान लें आप चलें पत्रकार की नियत पर सवाल ना भी करें, लेकिन कितना मुश्किल होता है नेविगेट करना ऐसी सिचुएशंस को, बहुत ज्यादा। और वहां प्राइम मिनिस्टर का जो जवाब था वो मतलब एक सपाट जवाब था बिल्कुल। भाई यहाँ ये जो 2 लोग हैं आपके सामने, उनके नजरिए से ये सवाल बहुत छोटा है, ये मुद्दा बहुत छोटा तो है। ये वही राजनेता दे सकता है जो जमीन पे कार्यकर्ता की तरह से उठ करके ऊपर आया हो, जिसने पोस्टर चिपकाए हो, जो साइकिल पे घूमा हो, और जिसने अपने कपड़े खुद धोए हों, जो सिल्वर स्पून लेकर के पैदा हुए हैं और एंटाइटलमेंट मानते हैं कि क्योंकि मैं एक परिवार में जन्मा हूं इसलिए मुझे प्रधानमंत्री बनना चाहिए, इसलिए ये मेरी कैपेबिलिटी है, क्योंकि मैं फला का बेटा हूं, फला का नाती हूं, फला का पोता हूं जी, तो उनके बस की बात नहीं है ये। अच्छा, राहुल गांधी का रिएक्शन देखिए इस पर क्या था। अडानी के मामले पर ही बोला उन्होंने कि देश में आप सवाल पूछो तो चुप्पी, विदेश में पूछो तो निजी मामला। अमेरिका में भी मोदी जी ने अडानी जी के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल दिया। जब मित्र की जेब भरना मोदी जी के लिए राष्ट्र निर्माण है, तब रिश्वतखोरी और देश की संपत्ति को लूटना व्यक्तिगत मामला बन जाता है। पर्सनल मैटर बता करके मोदी जी इसने इस मामले को रफा दफा कर दिया, राहुल गांधी कह रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी की राजनीति को अगर आप देखोगे तो उनकी राजनीति में 2 चीज़ें हमेशा से मौजूद रही है, चाहे वो पत्रकार वार्ता हो, चाहे उनकी चुनावी रैली हो, चाहे लोकसभा में उनका स्पीच हो। वो राष्ट्रीय सेवक संघ और अडानी को कभी नहीं छोड़ते, वो उनकी हर बातों में ये दोनों चीज़ें आती ही आती है। मुझे लगता है राहुल गांधी जब मतलब सो के उठते होंगे तब भी वो एक बार अडानी और राष्ट्रीय सेवक संघ का जिक्र घर के अंदर जरूर करते होंगे। लगातार आप इसी बात को लेकर जिक्र करना, अडानी को लेकर जिक्र करना, संघ को लेकर जिक्र करना। प्रधानमंत्री मोदी के वाशिंगटन में जब पूछा गया, देखिए पत्रकार तो कोई भी प्रश्न पूछ सकता है, एक बड़ा नेता वो होता है जो पत्रकार के सभी सीधे सवाल हो, टेढ़े सवाल हो, जॉर्ज सोरोस द्वारा पूछवाए गए सवाल हो, आप सारे प्रश्नों के लिए तैयार रहो।
प्रधानमंत्री मोदी से जब प्रश्न पूछा गया तो वो जरा भी विचलित नहीं हुए, बहुत कॉन्फिडेंट होकर उन्होंने इसका जवाब दिया और बहुत स्पष्ट तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखी। नहीं, मैं देख रहा हूँ बहुत मुझे लग सारे रहा लोग बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स तो मैंने देखे थे, बॉडी कलर एक्सपर्ट्स भी बन गए। मोदी के चेहरे का रंग उड़ गया सवाल सुन करके, देखा ना आपने, बहुत लोग लिख रहे हैं। नहीं, बहुत लिख रहे हैं और ट्विटर पर तो मतलब पूरा लगातार चल रहा है और लोग तो मतलब इस बात से बड़े इंतजार कर रहे थे कि अब प्रधानमंत्री जाएंगे वहां पर तो किस तरीके से उसके संग ट्रीटमेंट होगा। और कुछ क्लिप कटुआ भी कुछ चल रहा था कि अलग अलग फ्रांस की यात्रा को कैसे क्लिप काट के चला दिया गया, बाद में अमेरिका में इंतजार कर रहे थे, कुछ मिले तो हम काट कर चलाए, एयरपोर्ट पे छोड़ने आया उसके लिए लिखा कि हाथ नहीं मिलाया। बिल्कुल वही क्लिप काट के चलाते रहे और उसका आनंद लेते रहे। तो उन्हें इस बात को उम्मीद थी कि शायद अमेरिका में कुछ इस तरह से कुछ उन्हें अगर मिलेगा तो 2 सेकंड की क्लिप काट के वो साल भर उसका आनंद लेते रहेंगे। तो मुझे लग रहा है उन्हें निराशा हाथ में लगी। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने, देखिए 1 महीने के अंदर प्रधानमंत्री जाते हैं, ये बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी इस रिश्तों को लेकर और ट्रंप की वापसी को लेकर किस तरीके से चौथे वैश्विक नेता हैं सिर्फ जो जिनको 1 महीने के अंदर मुलाकात हुई है। इजराइल के हुए, फिर जापान के मिले हैं और एक किंग से उनकी मुलाकात हुई है, जॉर्डन के किंग के साथ मुलाकात हुई है। चौथे प्रधानमंत्री मोदी है। तो पिछली बार भी अगर जब ट्रंप का कार्यकाल आप देखेंगे तो 6 महीने के अंदर प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका। अगला हिस्सा सुनाना चाह रहा था, एक लाइन इस पर जरूरी। राहुल गांधी की सोच कितनी, मतलब अंग्रेजी में जो शब्द है नैरो माइंडेड, संकुचित दिमाग के व्यक्ति हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस, वहां पर वो बाकायदा AI पर जो समिट था उसके को चेयर थे। अभी वो अमेरिका गए, उसमें इतनी देर में मैंने देखा तो इसके अलावा किसी और विषय पर राहुल गांधी की कोई टिप्पणी नहीं। यानी उनको पूरे इस दौरे में जब किसी के आंख में मोतियाबिंद हो जाता है तो उसको दिखना बंद हो जाता है। तो समस्या आंख की या उस जगह की नहीं होती, एक ऑपरेशन छोटा सा करना होता है। तो ये जो है ना, आपको जरा इस सूक्ष्म जो संकुचित दिमाग है उससे जरा बाहर निकलना पड़ेगा, तब आपको देश दिखेगा, तब आपको यात्रा दिखेगी और 2 देशों के बीच में रिश्ते क्या होते हैं वो दिखेंगे। अगला सवाल जो था वो भी मतलब भारत के विपक्ष के लिहाज से मैं कहूं तो भारत के प्रधानमंत्री के लिए विदेशी धरती पर और अमेरिका में खास तौर पर पूछे जाने पर एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब देना टेढ़ा मामला होता। यह सवाल था अप्रवासियों को लेकर के। अभी भारत में आपने देखा कि बहुत हंगामा मचा इस बात पर कि अमेरिका ने 100 से ज्यादा भारतीय लोगों को जो वहां पर अवैध तरीके से या जिनको वहां पर अवैध घुसपैठिया कहा जा रहा था, उनको जिस तरीके से हाथों में बेड़ियां, पैरों में बेड़ियां से जकड़ करके ट्रांसपोर्ट किया गया। भारत के विपक्ष ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने और इस सरकार ने अपने देश के नागरिकों का सम्मान नहीं रखा, मान नहीं रखा, जबकि बहुत सारे और ऐसे देश थे जिन्होंने अमेरिका के ऐसे बर्ताव का जवाब दिया था। तो एक बड़ा मुद्दा था भारत में। वहां पर भी यह सवाल पूछा गया कि आपको इलीगल इमिग्रेशन पर क्या कहना है। प्रधानमंत्री का इस पर बिल्कुल 2 टूक जवाब था। उन्होंने कहा कि कोई भी देश अपने देश के अंदर अवैध घुसपैठ स्वीकार नहीं कर सकता। हां, अगर हमारे देश का कोई व्यक्ति, और वो हमारा अगर नागरिक है, होना चाहिए, प्रमाणित हो जाता है, और अगर वो पाया जाता है कि उसने ऐसा काम किया है तो हम उसे वापस लेंगे। कि गैर कानूनी तरीके से जो लोग दूसरे देशों में होते हैं उनको वहां रहने का कोई कानूनी अधिकार तो है नहीं। जहां तक भारत और अमेरिका का सवाल है, हमने हमेशा कहा है कि जो वेरीफाइड होगा, कि जो सच्चे अर्थ में भारत का ही नागरिक होगा, वो अगर अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रहता है तो उसको वापस लेने के लिए भारत तैयार है। इसमें जहां जो चर्चा चल रही है वैभव की, जो जिस हिस्से पर ऐतराज है हमें, जिस बात पर, जिस तरीके से उन लोगों को भेजा गया, वो नहीं दिखा मोदी जी के जवाब में। कि मतलब वहां उनका उससे कहते कि ठीक है, वो हमारा नागरिक है, हम वापस ले लेंगे अगर उसने गलती की है। तो मोदी जी ने इतना तो बोला कि वो जो व्यक्ति जा रहा है वो खुद विक्टिम है, वो इस तरीके के इलीगल इमिग्रेशन कराने वालों के नेटवर्क में, इकोसिस्टम के जाल में फंस गया है, वो खुद विक्टिम है। लेकिन जो ट्रीटमेंट हुआ उस पर नहीं बोले। देखिए, कई बार मुझे हैरानी होती है, फिर लगता है कि हैरानी नहीं भी होनी चाहिए। आप इस देश में आतंकवादियों के समर्थन से लेकर के, दंगाइयों के समर्थन से लेकर के, अब आप अवैध घुसपैठियों के भी समर्थन में आ गए हैं। तो कोई भी ऐसी क्या कोई संवैधानिक चीज है जिस पे आप खड़े होंगे? और सबसे ज्यादा संविधान का रोना भी वही लोग रोते हैं, नियम कानून का रोना भी वही लोग रोते हैं जो इस पे मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। अगर कोई भी अवैध घुसपैठिया, इलीगल एलियन है, किसी भी देश में रह रहा है, क्या भारत में हम तैयार हैं स्वीकार करने को इलीगल एलियंस को?
क्या हम भारत में नहीं ये मांग उठाते कि अगर कोई भी अवैध तरीके से भारत में रह रहा है तो उसको वापस भेजा जाए? और जहां तक बात है कि जिस तरीके से भेजा गया, तो जिस तरीके से गए थे, क्या वो इनको नहीं पता है? मेक्सिको के बॉर्डर से जो है 50-50, 60-60 किलोमीटर पैदल चल करके जंगलों के रास्ते से और इधर उधर से और वॉल्स को कूद करके जान जोखिम में डाल करके गए हैं। पानी की जो बोट्स होती हैं उनके टायर्स में भर भर करके इनको जो है वहां पे स्मगल किया जाता है। कितने हैं जो रास्ते में इनके बॉडी ऑर्गन्स बेच दिए जाते हैं किडनैप करके? कितने हैं जिनसे पैसा ले लिया जाता है, उनको जाके साउथ अमेरिका में छोड़ आते हैं किसी देश में, और उसके बाद वो गुमनामी में पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, तो और वो वापस भारत भी नहीं आ पाते। तो जिस तरीके से गए हैं उससे तो बेहतर तरीके से उनको वापस भेजा जा रहा है। और देखिए, अगर आपने कोई अपराध किया है तो जाहिर सी बात है आपको फूल और माला पहना करके, प्रोटोकॉल दे करके तो आपको वापस नहीं भेजा जाएगा। न्यूयॉर्क सिटी का आपके हिसाब से प्राइम मिनिस्टर का जवाब पर्याप्त था? प्राइम मिनिस्टर का जवाब पर्याप्त था और इससे बेहतर जवाब नहीं हो सकता था, और हमको ये क्रिमिनल्स को डिफेंड करना बंद करना चाहिए। अगला सवाल जो था, ये बहुत लोडेड सवाल था प्रेसिडेंट ट्रंप से। मोदी जी सामने बैठे हुए हैं और एक भारतीय पत्रकार ने यह सवाल पूछा और कहा कि आपके यहां का जो डीप स्टेट है, क्या उसने बांग्लादेश के अंदर सत्ता परिवर्तन करने में, अब जो शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हुआ, मोहम्मद यूनुस सरकार के प्रमुख बने हुए हैं, इसमें आपकी डीप स्टेट का रोल था क्या? इस पर आपको क्या कहना है? वाकई में जैसे गुगली फेंकने की कोशिश मोदी जी पर हुई कई बार, ऐसे ट्रंप पर भी हुई। ट्रंप भी लेकिन ऐसा बिल्कुल जैसे पहलवान जो अपना तेल भी लगा के होते हैं कि हाथ में ना आए किसी के, उस अंदाज में थे। और उनका जो जवाब था वो अपनी डीप स्टेट से ज्यादा नरेंद्र मोदी और भारत की क्षमता और भारत की लीडरशिप पर था। एक किस्म का कॉम्प्लीमेंट था। उन्होंने कहा कि मैं डीप स्टेट के बारे में तो ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन बांग्लादेश की जहां तक बात है ये मैं मोदी पर छोड़ता हूं। मैंने पढ़ा है इसके बारे में, आप लोग कई 100 साल से इससे डील कर रहे हो। प्राइम मिनिस्टर मोदी देख लेंगे। Well, there was no role for our deep state. It was this is something that the Prime Minister has been working on for a long time and has been worked on for hundreds of years, frankly. I've been reading about it. But I will leave Bangladesh to the Prime Minister. I will leave Bangladesh to the Prime Minister. मतलब मोदी जी देख लेंगे बांग्लादेश का क्या हल करना है, कैसे वहां क्या करना है, क्या नहीं करना है। एक आप जरा सा थोड़ा सा पीछे जाइए, अमेरिकी चुनाव से पहले जब ये जगह जगह पॉडकास्ट में इंटरव्यूज दे रहे थे ट्रंप, वहां एक बार उन्होंने कहा था कि मेरी मोदी से एक बार बात हुई थी पाकिस्तान को लेकर के। पाकिस्तान का नाम नहीं लिया था, लेकिन सब जान गए थे कि पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। कुछ किया था पाकिस्तान ने और मैंने मोदी से फोन पर कहा कि मैं हैंडल करता हूं, मैं देखता हूं, मुझे पता है इस पर क्या करना है। तो वहां उन्होंने बोला कि मोदी की आवाज बदल गई, टोन बदल गई, अंदाज बदल गया, और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मुझ पर छोड़िए, हम सैकड़ों साल से इनको देखते आ रहे हैं, मैं देख लूंगा मुझे क्या करना है। कुछ वही मोमेंट था यहां पर जब उन्होंने कहा कि कई सैकड़ों साल से आप लोग देख रहे हैं इन मामलों को। ये पूरे साउथ एशिया में भारत की लीडरशिप को एक तरीके से रीअफर्म करने वाला भी स्टेटमेंट था कि बांग्लादेश के बारे में मोदी जाने। देखिए, इसमें तो कोई अब संदेह नहीं रहा कि नरेंद्र मोदी आज की तारीख में अमेरिका के सबसे, जिसको कहते हैं ना कि सबसे अच्छे स्ट्रेटेजिक अलाई के तौर पर दिख रहे हैं। जहां पर भारत खड़ा है उसको डिस्क्राइब करने के लिए जो जो शब्द इस्तेमाल कर रहे थे ट्रंप, अगर उनको ध्यान से देखें और उसको अगर समझें, तो भारत को लेकर, भारत की शक्ति को लेकर, भारत के राजनीतिक नेतृत्व को लेकर, उसकी नेतृत्व क्षमता को लेकर और चाइना के सामने भारत की बढ़ती हुई ताकत को लेकर वो ट्रंप आश्वस्त हैं। डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी मुश्किल क्या है कि उनको ऐसा नहीं है जैसे हमारे देश में होता है ना भाई, विपक्ष और दूसरे लोग तैयार रहते, तो वहां भी वो सारी कोशिशें हो रही हैं, तो उनको उस सब से भी उबरना है। और बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, ट्रंप उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। जब हिंदुओं पर अत्याचार हुआ तो वो दुनिया के पहले ऐसे नेता थे, अमेरिका का राष्ट्रपति इन मसलों में नहीं पड़ता है, लेकिन वो बोले। और अब जब उनको अवसर मिला तो उन्होंने साफ साफ कहा, जैसे कहते नहीं है कि भाई ये तुम्हारा मामला है, इसमें हम दखल नहीं देंगे, जब दोस्ती होती है तो भाई तुम निपट लो, तुम्हारा पड़ोसी है, जरूरत पड़ेगी तो हम आ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ, एक तो ये कि नरेंद्र मोदी ही इसको तय करेंगे कि बांग्लादेश का भविष्य क्या होगा, और बांग्लादेश क्या, बांग्लादेश तो देश है, उसका भविष्य कोई नहीं तय कर सकता। मोहम्मद यूनुस और रेडिकल इस्लामिस्ट का क्या भविष्य होगा, इसमें मैं एक लाइन जोड़ दूं सिर्फ, कि अभी आर्मी चीफ ढाका इंटरनेशनल मैराथन थी, उसके मौके पर उन्होंने कहा कि हमें भारत से शांति बनाकर रखनी चाहिए 5 दिन पहले। बिल्कुल सही आपने याद दिलाया, ये क्योंकि आपका कोर डोमेन है, इसलिए इस पर एक तो वो डिप्लोमेट की तरह बात नहीं करते ट्रंप, सीधा सीधा कह दिया आपका पड़ोसी है, आप बड़े देश हो, आप जानो। जी देखिए, डोनाल्ड ट्रंप न रिपब्लिकन है न डेमोक्रेट है, वो पॉलिटिशियन ही नहीं है, वो एक व्यापारी थे,
जो कि राजनीति में आए हैं अपने देश को बदलने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए। जिस चंगुल में वो फंसा हुआ था, जिसको हम डीप स्टेट कहते हैं, उससे निकालने के लिए। वो रियलिस्ट है, उनको पता है कि दुनिया किस तरह से चलती है, उनको पता है कि भारत जो है, और भारत ने जब पिछली बार भी उनके साथ डील किया था तो भारत ने कुछ चीजें उनके साथ बिल्कुल स्पष्ट करी थी कि भाई जहां तक बात हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की है, जहां तक बात हमारी इंटेग्रिटी की है, सॉवरेंटी की है, हम उस पर कोई भी समझौता नहीं करेंगे। और वो ये बात नरेंद्र मोदी जैसा ही प्रधानमंत्री ये बात कर सकता है, वरना हमारे यहाँ शर्मल शेख वाले भी प्रधानमंत्री बहुत सारे हुए हैं। तो ये बात डोनाल्ड ट्रंप को चूंकि पता थी, तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसलिए इस मामले में पढ़ना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि अगर अमेरिका पढ़ता है तो उसमें अमेरिका का इंटरेस्ट क्या है। मोहम्मद यूनुस को रख करके डोनाल्ड ट्रंप का या यूएस इंटरेस्ट नहीं निकलता। वहां पे पढ़ करके सिर्फ एक चीज हो सकती है कि वहां पे अमेरिका के और कई सौ बिलियंस खर्च होंगे। जिस तरीके से हमने देखा है कि जो यूएस एड्स की रिपोर्ट आई है कि आप देखिए कि उन्होंने एक ट्रांसजेंडर डांस पार्टी कराने के लिए $2.7 मिलियन खर्च किए, और वो जो पैसे थे वो पैसे बेसिकली दिए गए वहां पे पत्रकारों को और वहां पे रैप सिंगर्स को और इनको, ताकि वहां पे क्रांति कराई जा सके, सड़क पे सो कॉल्ड क्रांति। तो ये जो वेस्ट ऑफ मनी है, डोनाल्ड ट्रंप को दिख रहा है कि वो सिर्फ वेस्टेज ऑफ मनी है, सारा कुछ भी नहीं है अगर हम बांग्लादेश को खुद डील करना चाहते हैं तो इसलिए मोदी पे छोड़ दिया, इसलिए भारत पे छोड़ दिया। भारत पे छोड़ा है, और साउथ एशिया का नेतृत्व भारत के ही हाथ में रहेगा। भारत ही डिसाइड करेगा कि साउथ एशिया का भविष्य क्या होगा और किस देश के ये इन्होंने साफ साफ कह ही दिया, ये इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। सभी जी, छोटा कमेंट से ब्रेक पे देखिए, अमेरिका अपने हाथ झुलसा चुका है, यहाँ पर कई जगह हाथ देके, अफगानिस्तान में उसने हाथ डाला था। किस तरीके से उसको जब तालिबान लौटा तो अमेरिका सब छोड़ छाड़ के वहां से भाग गया था अफगानिस्तान से। तो अब अमेरिका वहां बहुत पैसा लगाने की स्थिति में नहीं है, और वैसे भी भारत का पड़ोसी देश है। भारत लंबे समय से इससे निपटता रहा है, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो। तो मुझे लगता है कि ट्रंप ने भारत की शक्ति पर अब भरोसा किया है। लेकिन यही अमेरिका एक समय वो भी था जब पाकिस्तान, जब भारत पे इतने आतंकवादी घटनाएं करता था, तब भी अमेरिका पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट करता था। लेकिन आज बदली भी तस्वीर है भारत की। आज भारत एक वर्ल्ड में बड़ी ताकत बन के उभरा है, दुनिया की एक बड़ी इकोनॉमी बन रहा है। और चीन को अगर अमेरिका को साधना है तो भारत के साथ तो कंधे मिला के चलना ही होगा। भारत के साथ उस अच्छे संबंध अमेरिका के हित में रहेंगे चीन को साधने के लिए। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 10 साल में भारत ने विकास किया है, और बाकी जो दूसरे देशों से भारत के जो संबंध रहे, मुझे लगता है कि ट्रंप को भरोसा है कि मोदी इस मामले को बहुत, जैसे पाकिस्तान को उन्होंने बहुत अच्छे से हैंडल किया है, श्रीलंका और बाकी जगह उन्होंने मैनेज किया है, वह बांग्लादेश को भी इस हिसाब से मैनेज कर लेंगे। अब कुछ तस्वीरों पर जरा बात हो जाए, किस माहौल में ये मुलाकातें हुई हैं। तो पहले एक ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इस प्रकार इसको हम लोग ले सकें, वो फुल स्क्रीन अगर ले लें, छोटे छोटे जेस्चर्स होते हैं। मेरे ख्याल से वैभव ज्यादा बता पाएंगे। कोई राष्ट्राध्यक्ष आपके लिए अगर चेयर पुल कर रहा है, उठ रहे हैं तो आपका ख्याल रख रहा है कि भाई चेयर कुर्सी में पीछे खींच लूं। आप मिल रहे हैं तो कोई कहे कि आई मिस यू, मतलब ये तो मैंने पहली बार सुना जी। दो नेताओं, दुनिया के दो नेताओं के बीच में आई मिस यू वाली वाइब जो है वो आज पहली बार देखने को मिली है। जी बिल्कुल, और आपको ऐसा देखने को बहुत कम मिलेगा कि अमेरिका का प्रधानमंत्री, जो राष्ट्रपति है, वो भारत के प्रधानमंत्री के लिए चेयर खींचे, उनको बिठाए। इतना सम्मान भारत के इतिहास में किसी और दूसरे प्रधानमंत्री को नहीं मिला है। और ये बात मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ। आप नेहरू से लेकर के आप आज तक का देख लीजिए, आपको कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं मिलेगा जिसका सिर्फ पूरी लेकिन ये इतना बड़ा जेस्चर मानते हैं इसको आप? जी, सिर्फ इसी बात को नहीं, वो उन्होंने जो बात कही कि आई मिस्ड यू। और आप देखिए, जब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देता हूं, जब इंडिया S-400 खरीद रहा था तो इंडिया में जो डिफेंस एनालिस्ट थे या जो कांग्रेस के लोग थे या कांग्रेस स्पॉन्सर्ड जो एनालिस्ट हैं, वो बार बार आपको बता रहे थे कि जी अगर हमने S-400 खरीद लिया तो जो है अमेरिका हमको F-35 नहीं देगा, हमें 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं मिलेगा। तो क्या वो ऑफर नहीं हुआ? पहली बात। दूसरा, जो बाइडेन के 4 साल की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी भारत में, आप देख लीजिए, शाहीन बाग से लेकर किसान आंदोलन से लेकर के, और ये जो सारी की सारी जो उपद्रव हुए बांग्लादेश में देख लीजिए, अफगानिस्तान में फियास्को देख लीजिए, ये सारी चीजें आपको डील करनी पड़ी और प्रधानमंत्री ने डील किया। तो डोनाल्ड ट्रंप को भी ये चीज पता है कि ये जो 4 साल डोनाल्ड ट्रंप के चैलेंजिंग रहे हैं, ये आई मिस यू वाला वो हिस्सा। तो जी, तो वो 4 साल जो डोनाल्ड ट्रंप के लिए चैलेंजिंग रहे, वो चैलेंज जो है वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को भी झेलना पड़ा है। और बाइडेन टर्म जो था, जी, बाइडेन टर्म जो आया था, वो जो टर्म था, वो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के लिए नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी के लिए भी चैलेंजेस से भरा हुआ था, साउथ एशिया में, दक्षिण एशिया में। ठीक है। और नरेंद्र मोदी ने उससे जितनी सफलता से नेविगेट किया है, इसके लिए भी एक रिस्पेक्ट जो है वहां पे अब भारत के लिए है। जी। अब मोदी साहब के अमेरिका पहुंचने से पहले या ये मुलाकात होने से पहले
कल रात रजत जी का प्रोग्राम आज की बात आप लोग रोज देखते हैं, उसमें रजत जी ने एक कमेंट किया था भारत अमेरिका के रिश्तों पर और खास तौर पर किस किस्म की नेगोशिएशंस करनी पड़ेंगी, ट्रंप का जो है वो इस वक्त रवैया और नजरिया क्या है, भारत का लुकआउट क्या है और क्या ये दोनों देशों के लुकआउट मिलते हैं। तो उनका एक कमेंट मैं आपको सुनवा रहा हूं जो कल रात उन्होंने बात कही और सुबह होते होते उसका जवाब आप देखेंगे कि आपको मिल गया। आजकल व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस से रोज रोज नए ऐलान आते हैं, नए अंदाज में आते हैं, कभी इमिग्रेंट्स को लेकर, कभी दुनिया भर में अमेरिकन एड को बंद करने को लेकर, तो कभी अमेरिका में बिजनेसमैन द्वारा दी जाने वाली ब्राइब के खिलाफ बने कानून को रद्द करने को लेकर या वर्कफोर्स में कटौती करने को लेकर। इन सारी बातों का मकसद अमेरिका की इकोनॉमिक पावर को बढ़ाना है। ट्रंप का गोल क्लियर है, अमेरिका फर्स्ट। ट्रंप का रास्ता क्लियर है, उन्हें किसी की परवाह नहीं है। इसलिए इस बार वॉशिंगटन में नरेंद्र मोदी को भी हार्ड बार्गेनिंग के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि मोदी का गोल भी क्लियर है, इंडिया फर्स्ट। मोदी का रास्ता भी क्लियर है, विकसित भारत। अब सबको इंतजार है कल व्हाइट हाउस में जब दुनिया के दो सबसे बड़े लीडर मिलेंगे तो क्या होगा। अब ये ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट और मोदी का इंडिया फर्स्ट ये कैसे मिलता है, इसका जवाब नरेंद्र मोदी ने दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने दिया। और एक्रोनिम के वो मास्टर हैं, शब्दों के मेल करने का भी उनकी कला का कोई जवाब नहीं है। आप सुनिए, उन्होंने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और मेक इंडिया ग्रेट अगेन जब मिलते हैं तो क्या बनता है, खुद जवाब दिया। अमेरिका के लोग राष्ट्रपति ट्रंप के मोटो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी मागा से परिचित है। भारत के लोग भी विरासत और विकास की पटरी पर विकसित भारत 2047 के दृढ़ संकल्प को लेकर तेज गति शक्ति से विकास की ओर अग्रसर है। अमेरिका की भाषा में कहूं तो विकसित भारत का मतलब मेक इंडिया ग्रेट अगेन यानी मिगा। जब अमेरिका और भारत साथ मिलकर काम करते हैं यानी मागा, मागा प्लस मिगा, तब बन जाता है मेगा पार्टनरशिप फॉर प्रॉस्पेरिटी। मेक इंडिया ग्रेट अगेन, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का मेगा पार्टनरशिप रूप। समीर जी। बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत अच्छे से मतलब वहाँ बताया कि किस तरीके से जो डोनाल्ड ट्रंप का है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और भारत का जो 2047 का विकसित भारत का प्रधानमंत्री मोदी ने जो एजेंडा रखा हुआ है कि 2047 में भारत पूर्ण विकसित राष्ट्र बनेगा, उस दिशा में प्रधानमंत्री ने बताया। और मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि ट्रंप और मोदी जब मिलते तो भारत और अमेरिका मिलते तो 1 और 1 11 का उन्होंने इस बात का जिक्र किया। तो ये बता रहा है कि भारत के विकसित भारत बनाने के लिए अमेरिका कितना बड़ा $500 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड का लक्ष्य रखा गया। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, जिस प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जिस तरीके से भारत दुनिया की 5वीं इकोनॉमी बन चुका है और जो तीसरे कार्यकाल में जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था भारत बनेगा, तो मुझे लग रहा है कि अमेरिका भी इस बात को जानता है कि प्रधानमंत्री मोदी के 2014 से देश का नेतृत्व करने के बाद भारत ने जिस तरीके से छलांग लगाई है, मतलब सिर्फ चलाई नहीं, छलांग लगाई है, आर्थिक रूप से एक बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है। तो अब अमेरिका भी मजबूरी है कि भारत को वो साथ में लेकर चले। अब सर, 2 ऐसे बयान जो वहां पर हुए जो भारत की सुरक्षा की जो जरूरतें हैं उनसे सीधे जुड़े हुए हैं। एक, भारत के सुरक्षा उपकरणों की जरूरत और दूसरा, भारत के दुश्मन दुनिया में जहां भी हो उनको भारत लाकर इंसाफ दिलाना और इसमें दूसरे देश का सहयोग। दोनों मामलों पर वहां जो बात हुई, F-35 जेट्स भारत को देने को लेकर, F-35 जेट का क्या मतलब है ये अभी वैभव आपको बता देंगे। और एक शख्स आपको याद होगा, तहव्वुर राणा, जब मुंबई में पाकिस्तान के लोगों ने आकर आतंकवादी हमले किए थे, जब उसकी साजिश के तार खुले तो वो इस तहव्वुर राणा तक पहुंचे थे और ये तब से अमेरिका में है, पाकिस्तानी है, अमेरिका में रह रहा है तब से। अब जाकर इसे भारत भेजने को हरी झंडी दी गई है।
Starting this year, we'll be increasing military sales to India by many billions of dollars. We're also paving the way to ultimately provide India with the F-35 stealth fighters. In 2017, my administration revived and reinvigorated the Quad security partnership. In our meeting today, the Prime Minister and I reaffirmed that strong cooperation among the United States, India, Australia, and Japan आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका दृढ़ता से साथ खड़े रहे हैं। हम सहमत हैं कि सीमा पार आतंकवाद के उन्मूलन के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है और मैं राष्ट्रपति जी का आभारी हूं कि उन्होंने 2008 के जिसने भारत में नरसंहार किया था उस मुजरिम को अब भारत के हवाले करने का निर्णय किया है। भारत की अदालतें उचित कार्यवाही करेंगी। ये दोनों बातें भारत के नजरिए से कितनी बड़ी हैं? F-35 समेत और जो रक्षा समझौते हुए हों और तहव्वुर राणा का भारत में प्रत्यर्पण, ये बहुत बड़ी बात है। आप याद रखिए कि तहव्वुर राणा ना कि सिर्फ कैनेडियन सिटीजन है, बल्कि वो पाकिस्तान आर्मी में एक ऑफिसर भी रह चुका है। तो एक आप इमेजिन नहीं कर सकते थे कि अगर ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन होती या कोई और दूसरी एडमिनिस्ट्रेशन होती तो वो इतना लाइटली जो है तहव्वुर राणा को एक्स्ट्राडाइट कर देती। और ये प्रधानमंत्री मोदी जी को आपको इसका श्रेय देना पड़ेगा। आपको तो उनसे बात और पूछताछ करने तक की परमिशन नहीं हुआ करती थी जब 2004 से 2014 वाली जो सरकार थी भारत में। भारत ने कई बार रिक्वेस्ट करी कि भाई इनसे हमको पूछताछ करने दी जाए, हमको इनसे बात करने दी जाए, और अमेरिकन ने बिल्कुल साफ मना कर दिया था। और तहव्वुर राणा को भारत लाना, इससे पाकिस्तान के हमारे पास पाकिस्तान के खिलाफ इररिफ्यूटेबल एविडेंस होगा कि जब उनका खुद का एक पुराना ऑफिसर ये बताएगा कि किस किस ऑफिसर ने पाकिस्तान में उनको, आईएसआई के कौन कौन से अधिकारियों ने उनको इंस्ट्रक्शंस दिए, किसने कितने पैसे दिए और पूरा प्लान कहां बना, किसने बनाया, किस उसका पर्पस क्या था। पाकिस्तान के पास दुनिया में फिर मुंह छुपाने की जगह नहीं बचेगी। ये जो डॉसियर्स की बात करते हैं कि भाई तो रद्दी का टुकड़ा है, इंडिया डॉसियर देता है, उसमें कुछ होता नहीं है। अब जब वो तोते की तरह जब वो यहां बैठेगा और जब गाएगा और कोर्ट में खड़े होकर के जज के सामने बताएगा तो ये वो अवॉइड नहीं कर पाएंगे या डिनाई नहीं कर पाएंगे। F-35 देखिए, दुनिया में इस समय F-35 इतना एडवांस्ड और मॉडर्न जो है वो कोई भी फाइटर जेट नहीं है। और अब लोग पहले ये कहते थे कि जी ये बैटल में टेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन हमने हाल ही में देखा है कि जो हिजबुल्लाह के खिलाफ और ईरान के खिलाफ जो कार्रवाई इजराइल ने करी है वो सारी F-35 का ही इस्तेमाल करके इजराइल को दे रखे हैं अमेरिका ने। जी, यही इजराइल को दे रखे हैं और इसका ही इस्तेमाल करके वो जाकर के डीप पेनिट्रेट करके आया और उन्होंने ईरान का जो पूरा का एयर डिफेंस सिस्टम था उन्होंने ध्वस्त किया और उनका कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसको डिटेक्ट नहीं कर पाया। तो अब किसी के पास ये आर्गुमेंट नहीं है कहने को कि ये बैटल टेस्टेड नहीं है। ठीक है। अब सवाल आया साहब व्यापार का, दोनों देशों के बीच व्यापार का, जिसको लेकर के ट्रंप के तेवर बड़े कड़े थे। उन्होंने कई मौकों पर कहा और इस मुलाकात के दौरान भी कहा कि भारत बहुत टैक्स लगाता है अमेरिकी उत्पाद के ऊपर। अमेरिका जो भी अपना सामान भारत में भेजना चाहता है उसमें 70% तक जो है भारत टैक्स लगाता है। लेकिन वहां पर उन्होंने थोड़ा सॉफ्ट रुख भी दिखाया। उन्होंने ये भी कहा कि भारत इसमें अकेला नहीं है, दुनिया के बहुत सारे ऐसे और देश हैं जो इसी किस्म का रवैया रखते हैं व्यापार में अमेरिका के साथ। लेकिन हमने नीति ये बनाई है, आप हम पर जितना टैक्स थोपोगे हम आपके उत्पाद पर उतना ही टैक्स लगाएंगे, हमारे यहाँ आपको बाजार उतना ही महंगा मिलेगा। तो इस पर ट्रंप का क्या कहना था और नरेंद्र मोदी के साथ नेगोशिएट करना कैसा रहता है, दोनों बातें उन्होंने बताई। Traditionally, India is right at the top of the pack, pretty much. There are a couple of smaller countries that are actually more, but India is a they charge tremendous tariffs. I remember when Harley Davidson couldn't sell their motorbikes into India because of the fact that the tax was so high, the tariff was so high. And Harley was forced to build, I guess they built, I don't know, that was a while ago, but I think they built a factory in India in order to avoid paying the tariffs. And that's what people can do with us. They can build a factory here, a plant or whatever it might be here, and that includes the medical, that includes cars, that includes chips and semiconductors. हमारी टीमें एक पारस्परिक लाभकारी ट्रेड एग्रीमेंट को शीघ्र संपन्न करने पर काम करेगी। भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में हम Mr. President, you spoke about Prime Minister Modi as a tough negotiator. Who was a tougher negotiator today and who has a better negotiating
tactic when it comes to tariffs. Oh, he's a much trade. tougher negotiator than me, and he's a much better negotiator than me. There's not even a contest. Okay? अब ये बस कहने की बात है या दिख रहा है आपको समझौतों में? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ समझौता करने में मैं एक इससे थोड़ा इतर उदाहरण देता हूं। जब RCEP से भारत निकला तो किसी को एक कल्पना भी नहीं थी तो उनकी निकल आएगा। ढेर सारे लोग यहां भी कहने लगे थे, लेकिन सिर्फ इसलिए कि चीन कहीं हमारे बाजार पर न घुस जाए, इसलिए उससे भारत बाहर निकल आया था और बड़ी स्पष्टता से निकल आया था कि हमारे हित इसमें नहीं सधते हैं। अमेरिका के साथ भी जिस हार्ले डेविडसन का उदाहरण दे रहे हैं, उसको कई बार ट्रंप बार बार कह चुके हैं कि हमारी बात, हमारे दोस्त हैं, लेकिन नेगोशिएशन में वो नहीं जाते हैं। और अब जैसे F-35 ही है, वो 5th जनरेशन का फाइटर प्लेन है। अभी तक दुनिया में कोई भी इससे आगे नहीं गया। उस पर अगर कोई गया है तो चाइना है, जो भी 6th जनरेशन बना। सिर्फ एक कंपैरिजन के लिए हमारे पास ये जो हमने अभी सुखोई रफाल लिया है, रफाल लिया। ये कौन सा जनरेशन बना? 4.5 ये 5th जनरेशन। बिल्कुल 4.5 है, 4 ही है ये। 0.5 तो जो उसमें एक्स्ट्रा जो चीजें लगाई गई हैं उसके आधार पर कहते हैं। तो ये सबसे एडवांस होगा। और चाइना चूंकि 6th जनरेशन पर काम करना शुरू कर चुका है, वो अकेला देश है दुनिया का जो 6th जनरेशन पर काम कर रहा है। तो कई बार हमें चुनौती के तौर पर भी, थ्रेट के तौर पर भी कहा जाता है कि हमारे पास वो हथियार होंगे क्या, वो जेट्स होंगे क्या। और अगर ट्रेड के लिहाज से देखें तो ये तो अच्छा है ना, भारत भी तो यही चाहता है। अमेरिका वो बात कह रहा है। भारत का मुकाबला अब थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया इन देशों से है कि ताइवान, वहां की कॉम्पिटिटिव मार्केट के बराबर हम उनको ऑफर कर पाएंगे क्या। अगर हम ऑफर कर पाएंगे तो टैरिफ लगाना अलग बात है। टैरिफ एक दूसरे के ऊपर लोग लगाते हैं जिससे उनका उत्पाद ना आए, हमारे यहां आकर लोग बनाए। भारत को उसकी ज्यादा जरूरत है, इसलिए भारत उसमें कसर नहीं छोड़ेगा। अमेरिका के लिहाज से देखें तो उसको यह भी देखना होगा कि कहीं उसके यहां की कंपनियां दूसरे मार्केट में मूव ना कर जाएं, जो खतरा है। दिल्ली में शपथ ग्रहण को लेकर जो हमारे पास सोर्सेस से खबर है, 16 फरवरी को बीजेपी के विधायक दल की बैठक होगी। 16 मतलब परसों, रविवार को। और इस बैठक के 2 से 3 दिन के बाद दिल्ली में मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हो सकता है। उसकी तिथि हालांकि अभी फाइनल नहीं की गई है, लेकिन परसों विधायक दल की बैठक हो सकती है, यह हमें जानकारी है। और उसके बाद आप माने 2 से 3 दिन लग सकते हैं दिल्ली में शपथ ग्रहण कराने को लेकर। शपथ ग्रहण कहां होगा इसको लेकर के भी कुछ खूब चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन फिलहाल ये कि विधायक दल की बैठक परसों हो जाएगी। मोदी जी आज भारत लौट आएंगे, तो इसके बाद मानिए कि इस दिशा में चक्का तेजी के साथ घूमने वाला है। समीर जी, क्या खबर है? बिल्कुल, देखिए 8 तारीख को चुनाव परिणाम आ गया था दिल्ली विधानसभा का। और उसके बाद से लगातार BL संतोष, जगत प्रकाश नड्डा, अमित शाह जैसे विधायकों की मुलाकात का दौर शुरू था। प्रधानमंत्री मोदी का बीच में इस समय विदेश दौरा आ गया था, फ्रांस का और अमेरिका का। तो मुझे लग रहा है कि जो अंतिम निर्णय वो शायद अभी नहीं हुआ होगा। हालांकि विधायक दल की बैठक रविवार को होने वाली है। तमाम नाम है, अब इतने 27 साल बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत की आई है। 48 विधायक आपके पास इस समय है भारतीय जनता पार्टी के पास। तो तमाम दावेदार पार्टी सब दृष्टिकोण से सोच रही होगी कि संगठन का आदमी होना चाहिए। संघ से भी इस मामले में चर्चा हो रही। संघ के वरिष्ठ नेताओं ने भी अपनी सलाह भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दोगी। तो सभी चीजों पर अभी चर्चा होगी। और मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी का फाइनल कॉल होगा कि किसे मुख्यमंत्री बनाना है। 16 तारीख को जब विधायक दल की बैठक होगी, तो आपको नाम बता देना चाहिए था सर। अभी तो पहले तो अभी केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त होंगे 2 जो इस बैठक के अंदर जाएंगे। और प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से निर्णय लेते हैं चौंकाने वाले, मुझे लग रहा है दिल्ली में भी कोई चौंकाने वाला नाम आएगा। लेकिन मुझे फिर भी अभी लगता है कि दिल्ली में कोई महिला मुख्यमंत्री बन सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अभी किसी भी राज्य में कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं है। 4 जीती है महिला। हाँ, तो 4 भी जीती है। और मुझे लगता है कोई और भी अगर वो बना सकते हैं, मतलब प्रधानमंत्री निर्णय ले सकते हैं इसमें, इसकी संभावना कम है। लेकिन 4 विधायकों के बाहर भी क्या कोई सांसद को मुख्यमंत्री परसों विधायक दल की बैठक, मतलब नाम परसों आ जाना चाहिए ना। विधायक दल की बैठक जिस दिन होती है उसी वक्त नाम आ जाता है। बिल्कुल नाम आ जाता है। अभी तो केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त होंगे। आज जगत प्रकाश नड्डा नाम जारी करेंगे कि दिल्ली विधायक दल की बैठक के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक किसे नियुक्त किया जाता है। उनका नाम जारी होगा और फिर बैठक कब हो रही है ऑफिशियली, परसों हमें नाम पता चल जाना चाहिए दिल्ली के सीएम का। नहीं, परसों नाम पता चल जाएगा। ये बैठक तो इसीलिए होती है ना, क्योंकि विधायकों से तो अलग अलग जो मुलाकात है वो नड्डा जी की हो ही गई है। और ये अब मानना कि इतने समय के बाद, इतनी बड़ी जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और JP नड्डा ये आपस में कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये बात नहीं कर चुके होंगे, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। अब ये जो उसके बाद की एक्सरसाइज है वो हो रही है, यानी जो विधायक हैं वो क्या सोचते हैं
और ठीक बात है कि महिला मुख्यमंत्री हो सकती है, ये अच्छा भी है। कोई महिला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के पास है नहीं, क्योंकि परवेश वर्मा का नाम बहुत चल गया, तो एक ये भी कहा जाता है क्योंकि बहुत चल गया इसलिए। लेकिन मेरा आज भी मानना है कि सबसे मजबूत और समीकरण के लिहाज से सबसे बेहतर दावेदारी है महिलाओं में रेखा गुप्ता का नाम मुझे ज्यादा बेहतर दिखता है। बेहतर मतलब बेहतर तो सभी हैं, सब अच्छे नेता हैं, जीत कर आए हैं, लेकिन चूंकि संगठन और जिस तरह से जो लो प्रोफाइल रहना उसके लिहाज से अगर देखें तो वो नाम एक मजबूत नाम दिखता है। चलिए अब मैं बात करता हूं आपसे। दिल्ली में इस वक्त जो राजनीति हो रही है, इस सबसे अलग कौन सीएम बनेगा, क्या मंत्रिमंडल होगा। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के एलजी से बाकायदा शिकायत की है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने दिल्ली में डिजिटल लूट की है। ये डिजिटल लूट क्या है? ये डिजिटल लूट ये है कि हर प्रदेश का सरकारी विभागों का हर सोशल मीडिया पर एक अकाउंट होता है, हर प्लेटफॉर्म पर। अब चूंकि एक्स जो है, जो पहले ट्विटर होता था, यहां पर ज्यादा आधिकारिक बातें जो हैं वो शेयर की जाती हैं, ऑफिशियल बातें शेयर की जाती हैं, तो यहां पर भी हर चीफ मिनिस्टर का एक अकाउंट होता ही है। तो दिल्ली में जो मुख्यमंत्री का एक्स अकाउंट था सीएमओ दिल्ली के नाम से, आरोप यह है कि अरविंद केजरीवाल ने उसको अपना निजी अकाउंट बना दिया। निजी अकाउंट बना दिया मतलब सीएमओ दिल्ली को उन्होंने कर दिया केजरीवाल एट वर्क, अरविंद केजरीवाल एट वर्क। इस किस्म का आरोप बीजेपी ने लगाया है और इसी को वो डिजिटल लूट बता रही है। देखिए, अरविंद केजरीवाल एट वर्क, लेकिन मैं अभी उस हैंडल पर जाने की कोशिश अभी कर रहा था तो वो शो नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हैंडल जो है फिर इसको या तो हटा लिया गया है या विदहोल्ड कर लिया गया, जो भी प्रक्रिया होती होगी। अब क्योंकि इसके लाखों में, मुझे लगता है करोड़ों में फॉलोअर्स होते होंगे इस अकाउंट के, तो अगर आप हैंडल ले जा रहे हैं, केवल इतना भर नहीं है कि आपने एक सोशल मीडिया अकाउंट ले लिया है, उसके साथ जितने लाखों करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं उस अकाउंट से, उसको भी सबको आपने अपना एक पर्सनल फॉलोअर बना लिया। तो ये बात वाकई नाजायज है, इसकी बाकायदा शिकायत हुई है। अब आगे देखिए इसमें क्या होता है। दिल्ली से जुड़ी एक और खबर है, वो बाद में दूंगा, लेकिन पहले इस पर आप दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी, उनका रिएक्शन देख लें। चोरी और सीना चोरी, अरविंद केजरीवाल दिल्ली सरकार के सीएमओ का ऑफिशियल अकाउंट, जो कोई भी मुख्यमंत्री होगा तो सीएमओ अकाउंट काम करता है, उस अकाउंट को बदलकर अपना अकाउंट बना लेते हैं। ये सीधा सीधा सरकारी पैसे की चोरी है, क्योंकि ये जितनी भी प्रॉपर्टीज है, जितने भी उसमें फॉलोअर्स हैं, वो दिल्ली के सीएमओ के ऑफिस को फॉलो करते हैं, अरविंद केजरीवाल को नहीं करते हैं। और इस तरह से उसको टेक ओवर करना, ये सीधी सीधी चोरी है, लुटेर, मतलब एक तरफ से ये डिजिटल लूट है। और अरविंद केजरीवाल पिछले 10-11 सालों में जितने घोटाले दिल्ली में करते रहे हैं, शराब घोटाला हो, जल बोर्ड घोटाला हो, या दुनिया भर के शिक्षा स्वास्थ्य के घोटाले, अब वो डिजिटल लुटेरे भी बने। हम निंदा भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ माननीय उपराज्यपाल से मांग कर रहे हैं कि तुरंत दिल्ली सरकार का जो आईटी विभाग है, इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए, कानूनी जांच करे और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, ट्विटर जो अब एक्स के नाम से जाना जाता है, उसकी बहुत क्लियर कट पॉलिसीज हैं अकाउंट ओनरशिप को लेके, बहुत क्लियर कट लीगल गाइडलाइंस हैं। तो जो लीगल गाइडलाइंस हैं उनके अनुसार ट्विटर के हैंडल को जो भी एक्शन लेना है वो लिया जाएगा। अब आतिशी जी ने तो कोई बहुत साफ बात नहीं की, गोलमोल बात की है। आरोप बड़ा सीधा है, आपने एक सरकारी ऑफिशियल एक्स अकाउंट को, और आरोप केवल एक्स पर ही नहीं है, ट्विटर का, यूट्यूब का जो अकाउंट है वो भी पर्सनल अकाउंट बना लेना केजरीवाल जी के नाम पर वो है। तो उन्होंने साफ नहीं बताया कि भाई ऐसा उन्होंने किया है कि नहीं किया। किया है तो क्या गलत नहीं है? देखिए, आम आदमी पार्टी पैदावार ही सोशल मीडिया की है, तो सोशल मीडिया की चीज़ों को लेकर के वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी रहे हैं। और केजरीवाल जी के बारे में मैं, या उनकी जो राजनीति रही है, उनको व्यक्तिगत रूप से नहीं कहूँगा, लेकिन उनकी जो राजनीति रही है, उनका जो राजनीतिक सफ़र रहा है, वो यही है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। तो चाहे वो अन्ना हज़ारे से लेकर के आप आज तक देख लीजिए, और दिल्ली की जनता को भी उन्होंने ठगा ही है। और जो ट्विटर के हैंडल्स और यूट्यूब चैनल्स, ये आपका व्यक्तित्व है एक राजनेता के रूप में, कि आप किन किन छोटी छोटी चीज़ों में पड़े हुए हैं। या आप एक राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार रह लिए आप, और उसके बाद आप एक ये ट्विटर हैंडल और यूट्यूब चैनल्स की आप चोरी वो कर रहे हैं। ये वैभव, ये आपसे जाना है, वो प्रॉपर्टी किसकी है? वो सीएमओ दिल्ली अकाउंट किसकी प्रॉपर्टी है? वो सीएमओ की प्रॉपर्टी है, और आप चीफ मिनिस्टर ऑफिस की। बिल्कुल चीफ मिनिस्टर ऑफिस की, बिकॉज आपने उसका नाम या तो आप केजरीवाल रखते कि अरविंद केजरीवाल का हैंडल है, आपने रखा यार केजरीवाल ऑफिस रखते,
आपने उसको चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस के नाम से रखा। मैंने कोई बयान नहीं देखा ऐसा, ना मेरी किसी से बात हुई है। मैं जो सोच रहा हूं वो ये कि 10 साल पहले ये अकाउंट बना जी, 10 साल से ये मुख्यमंत्री, मतलब हो सकता है केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही वो अकाउंट खोला गया हो। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो उनको ये लगता हो कि भाई ये तो मेरे ही फॉलोवर है सारे। नहीं, अब अगर मान लीजिए आप इंडिया टीवी में कर्मचारी हैं, आप एक हैंडल बनाइए जिसका नाम आप इंडिया टीवी के नाम से रखिए, ठीक है, और जब आप जाने लगिए और ओवर द पीरियड ऑफ 10 इयर्स आप जब यहाँ पे काम कर रहे हैं, उस पे लोग फॉलो करें इंडिया टीवी का हैंडल समझ करके। वो इंडिया टीवी के नाम से, नाम देखकर मेरे पास आएंगे। हाँ, नाम देख के आएंगे। जब आप जाने लगे कि भाई हमने बनाया था, हम जा रहे हैं, तो हम लेके जा रहे हैं, तो क्या इंडिया टीवी अलाउ करेगा? नहीं करेगा, और नहीं करना चाहिए। आपने उनके नाम का गलत फायदा उठाया है, आपने फॉलोअर्स उनके नाम। अब मैं दूसरी बात पर आता हूं कि ये इन बातों में क्या इंटरेस्ट होना चाहिए आम आदमी पार्टी का या अरविंद केजरीवाल का? मुझे लगता है मूल सवाल ये वाला है, ये हैंडल किसी का कोई ले ले, ये एक्स की गाइडलाइंस हैं। आपका अगर सस्पेंड हो जाए, कुछ दिनों के लिए न रहे, तो कोई दूसरा भी ले सकता है। अब आपने कहा तो मैं सीएमओ दिल्ली देखने गया तो वो तो पैरोडी अकाउंट बन चुका है इतनी देर में, मतलब वो हाँ सब गायब हो गया भाई, सीएमओ दिल्ली अकाउंट भी गायब हो गया, केजरीवाल अकाउंट भी गायब हो गया। एक बार आपका अकाउंट अगर सस्पेंड हो गया किसी गाइडलाइन के वायलेशन में, तो कोई दूसरा उसी को क्लेम कर सकता है। वो विद इन टाइम फ्रेम, अगर वो इतना तेज है तो कोई टेक्निकल जरा जानकार होगा तो ले लेगा। लेकिन मूल बात क्या है, अरविंद केजरीवाल एक एक्स का या यूट्यूब का अकाउंट लेकर जाना चाहते हैं। ये कितनी छोटी सोच है, और मतलब इस सोच के साथ काम करने वाला आदमी जनप्रतिनिधि वाला कैसे हो सकता है, जनता की सेवा कैसे कर सकता है, ये बड़ा सवाल है। जिसको ये लग रहा है कि अच्छा हमारी सरकार के काम, तो अच्छा है ना भाई, अगर सीएमओ दिल्ली रहता और अरविंद केजरीवाल ने 10 साल में अच्छा काम किया है, वो उसी खाते पर उनका एक रिकॉर्ड है, बही खाता है, तो ये तो उनके लिए अच्छा होता। लेकिन इसका मतलब यह हुआ कि वो शायद उस बात को उस तरह से नहीं देखते हैं जैसा वो प्रचारित करते हैं। यानी प्रचारित तो करते हैं हमने अच्छा किया, देखते नहीं है, उनको सच्चाई खुद पता है, तभी इसीलिए छोटी क्षुद्र हरकत है, ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। अब आपको दिल्ली से दूसरी खबर, मुझे लगता है सर, अगर इनको अरविंद केजरीवाल का बस चलता तो वो शीश महल से सारे पर्दे, सोफे, सारे एलसीडी टीवी सब निकाल कर वो ले जाते कि भाई मैं मुख्यमंत्री था, मेरे रहते मेरे लिए बनवाया था, तो मैं जहां रहूंगा उसको लेकर जाऊंगा। एक व्यक्ति मुख्यमंत्री 10 साल रहने के बाद इस तरीके से हरकत कर रहा है कि अगर सीएमओ का बनाए, वो तो दिल्ली की जनता के लिए बना हुआ है ना, जो मुख्यमंत्री आएगा वो उस पर अपडेट करता रहेगा, जनता उससे लाभान्वित होती रहेगी। अब जरा अगली खबर पर आपकी प्रतिक्रिया लेता हूं मैं। अब ये बताइएगा कि क्या ये भी कुछ इसी कैटेगरी में आता है क्या, सेंधमारी में या चोरी में? दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए थे, 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनने थे, जिसमें से 545 मोहल्ला क्लिनिक बनाए। अब इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट आम आदमी पार्टी की सरकार का था, अरविंद केजरीवाल का था, और वो इसको एक मॉडल कॉन्सेप्ट के रूप में देखते हैं। पंजाब में भी ये काम आगे उन्होंने किया है, और इसकी वो देश विदेश में इसकी प्रशंसा भी करते हैं। अब दिल्ली में अब जब हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये क्वेरी भेजी है कि यहां जब सरकार बने तो वो उससे जवाब आए कि ये जो मोहल्ला क्लिनिक है, क्या इनको अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर बना दिया जाए। मोहल्ला क्लिनिक को आयुष्मान आरोग्य मंदिर। आप कहेंगे आयुष्मान आरोग्य मंदिर क्या है? देश भर में लाखों आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाने की प्रक्रिया चल रही है। ये जैसा ये मोहल्ला क्लिनिक होता है, ऐसा ही एक प्राइमरी हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर एक जगह जो है बनाने की कोशिश की जा रही है, हेल्थ सेंटर बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसका जो स्कोप होगा वो थोड़ा बड़ा होगा। जैसे आप मोहल्ला क्लिनिक में जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, आपको बुखार है या मान लीजिए कोई गर्भवती महिला है या बच्चों को लेकर के आम जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उसकी आपको वहाँ पर जाके डायग्नोसिस भी मिल जाएगा, डॉक्टर बैठा होगा, आपको दवाई भी प्रिस्क्राइब कर देगा, कोई टेस्ट करवाने की जरूरत होगी तो आपका टेस्ट करवा देगा। इसका स्कोप उससे थोड़ा और ज़्यादा बड़ा है। यहाँ कुछ बहुत गंभीर बीमारियों की जो है वो भी जाँच कराई जा सकती है इन आरोग्य मंदिरों के अंदर, टेस्ट थोड़े और ज़्यादा कराए जा सकते हैं। प्लस इसको जोड़ दिया गया है सीधे सीधे आयुष्मान भारत योजना के साथ, जिसमें 5 लाख का बीमा मिलता है। तो ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर जुड़ जाएगा जब आयुष्मान योजना के साथ, तो आपको उसी एक जगह पर डायग्नोसिस भी मिलेगा, पर्चा भी मिलेगा, टेस्ट भी करवाने के लिए आपको बोला जाएगा, और सीधे सीधे आपके आयुष्मान अकाउंट से उसको जोड़ करके आप किसी अस्पताल में आपको ट्रीटमेंट की अगर जरूरत है तो वहां आपको भेज दिया जाएगा। ये स्कीम है। अब सवाल इस पर आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि ये अधिकार किसने आपको दे दिया कि मोहल्ला चलती योजना को आप उसका नाम बदल दें, उसका स्वरूप बदल दें। मोहल्ला क्लिनिक है, आपने कहा था कि हम कोई योजना बंद नहीं करेंगे, अगर हम सरकार में आ गए तो आप उसको चलने दीजिए, आपको उसको बेहतर करना है तो आप उसको कर सकते हैं। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी का बयान। देखिए, हम तो बीजेपी वालों से कहेंगे नाम बदलने के बजाय कुछ काम करें। दिल्ली वालों ने उनको जनादेश दिया है, खबरें तो उनके अंदर से यही आ रही हैं जो मैंने आपको बताया कि उनका काम करने का इरादा नहीं है।
और लूटने का इरादा है और उस लूट का ठीकरा आम आदमी पार्टी पे फोड़ने का इरादा है। बताइए, ये नहीं है चोरी? नहीं, मुझे लगता है बहुत बेहतर निर्णय होगा अगर केंद्र सरकार आयुष्मान आरोग्य मंदिर को इसमें कन्वर्ट करते। देखिए, वो प्रधानमंत्री मोदी की एक योजना थी और बहुत अच्छा कंसेप्ट था कि रिमोट एरियाज में, गाँव में, जहां पर कोई बड़ा अस्पताल नहीं है, जहां कोई बड़ी हेल्थ फैसिलिटी है, वहां के लोगों के लिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए गए थे कि हम आप बेसिक सारे चेकअप आपके हो सकते हैं और कोई बड़ी डिसीज आपको डायग्नोस होगी तो आपको बड़े जिला अस्पताल का रेफर किया जाने का उसके अंदर था। और बहुत सक्सेसफुली ये रिमोट एरियाज में, गाँव में, पूरे हिंदुस्तान के अंदर चल रहा है। और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से मोहल्ला क्लिनिक बेसिकली वही है, दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक, अगर उसे मोहल्ला क्लिनिक का थोड़ा बड़ा स्वरूप है, बड़ा स्वरूप होगा, बेहतर तरीके से होगा, 1.5 लाख से ज्यादा बनाने हैं पूरे भारत में। बेहतर टेस्ट होंगे, बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, ज्यादा उसके अंदर फैसिलिटीज रहेंगी। मुझे लगता है अगर इसको इसमें कन्वर्ट किया जाता है तो एक बहुत अच्छा निर्णय होगा, लोगों को ज्यादा फैसिलिटी मिलेगी। और दिल्ली के अंदर तो मोहल्ला क्लिनिक ही चलने देते हैं, मोहल्ला क्लिनिक को बना देंगे, आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी बनाइए और आप मोहल्ला क्लिनिक भी बनाइए। डबल खर्चा करेगा कि एक स्टेट गवर्नमेंट चलाए, एक सेंट्रल गवर्नमेंट चलाए। तो सब सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑलरेडी स्कीम है, तो उसी स्कीम को अगर एक्सपांड कर देंगे तो राज्य सरकार का पैसा उसमें बचेगा। तो मुझे लगा ये एक बहुत अच्छी स्कीम है केंद्र सरकार की, जिसे वो राज्य सरकार की स्कीम को टेक ओवर करके आयुष्मान आरोग्य मंदिर में कन्वर्ट कर रहे हैं। आप सहमत हैं इससे? 2-3 छोटी बातें। एक तो ये कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर कांग्रेस की सरकारों के समय भी बना था, जब गड़बड़ होने लगे तब ये हुआ, वरना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का ही एक मॉडल है। तो कहें कि कांग्रेस से है तो पीएचसी है, तो पीएचसी। अब इसके आगे की बात, जब कोविड के समय जरूरत पड़ी तो यहाँ गाय भैंस लौट रहे थे, सुअर लौट रहे थे, गंदगी भरी हुई थी, किसी काम नहीं आया। मोहल्ला क्लिनिक पर दवाओं को लेकर, इलाज को लेकर, फर्जी मरीजों को लेकर बहुत गंभीर आरोप है। तो इसको तो बंद करना ही पड़ेगा, इसकी जांच करनी चाहिए, जो दोषी हो उनको जेल भेजना चाहिए। जहां तक रही बात, आपने पैसा खर्च कर दिया, सरकार का पैसा है, कोई अरविंद जी के घर से या आम आदमी पार्टी से नहीं आया, उसका सदुपयोग करना होगा। तो जो सरकार की योजना चल रही है, उस योजना में जो इस इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग हो सकता है वो करना चाहिए, बस इतनी सी बात है, उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं। अब एक खबर भगवंत मान से जुड़ी हुई। भगवंत मान साहब जो है वो एक कैबिनेट की बैठक उन्होंने ली। अब तक 4 महीने के बाद तो कैबिनेट की बैठक हुई है पंजाब में जाकर के। कैबिनेट की बैठक हो रही थी, बैठक के बाद फिर वहां पर अभी नीचे के चुनाव होने जा रहे हैं, उसके बारे में वो लोग चर्चा कर रहे थे। ब्लॉक समिति, जिला परिषद के चुनाव होने थे, उसी चर्चा में उनके एक विधायक का बयान चर्चा में आया, उस पर वहां बातचीत होने लगी। इनका नाम है कुंवर विजय प्रताप सिंह। इन्होंने खुलकर यह कहा था कि मुख्यमंत्री बदल देना चाहिए और विधायक, जो मुख्यमंत्री होता है वो विधायकों की पसंद होता है, विधायक चुनते हैं, तो हम किसी और को चुन लें तो उसको मुख्यमंत्री बनना चाहिए, और वक्त आ गया कि चीफ मिनिस्टर बदला जाए। इससे भगवंत मान साहब बताया जाता है वहां की वो थोड़ा सा आहत थे, लेकिन उन्होंने खुलकर ये बात कहा कि अगर आप लोगों की मंशा है तो आप लोग जिसको मुख्यमंत्री बनाना चाहें बना दीजिए, मैं कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हूं। अब ये चर्चाएं पहले बाहर होती थी, ये खुलकर उनके सामने हुई हैं और रिपोर्ट हुई है, अखबार में छपी है, इसीलिए ये अपने आप में चर्चा का विषय है। जी देखिए, भगवंत मान जी एक प्रॉक्सी सीएम है और सबको पता है कि वो एक डमी सीएम है। कोई भी फैसले वहाँ पे वो नहीं करते। पंजाब के सारे फैसले अरविंद केजरीवाल जी, राघव चड्ढा जी के थ्रू वहाँ पंजाब में करते रहे हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर के, ठेके देने से लेकर के, ऐसा कोई काम नहीं है राज्य सरकार का जो कि राघव चड्ढा जी की मर्जी के बिना ये भगवंत मान जी कर सकते हो। तो इसीलिए वो इतना त्याग और वो दिखा रहे हैं, क्योंकि उनके पल्ले अभी भी कुछ नहीं है। अगर शपथ, अगर वो इस्तीफा भी दे देते हैं तो भी उनके पास कुछ नहीं रहेगा। तो भगवंत मान के पास अपने उस प्रोटोकॉल के अलावा लूज करने के कुछ भी नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज कि जो विधायक हैं वहां के, उनको भी पता है कि उनको भी अगर कोई काम कराना होता है तो उनको भी केजरीवाल जी के पास वाया राघव चड्ढा जो है उन्हें अप्रोच करना पड़ता है, अगर किसी को मंत्री बनना हो, किसी को कोई ट्रांसफर पोस्टिंग करानी हो। ठीक है, तो ये जो बात है ना, और कहीं ना कहीं केजरीवाल जी को खुश करने के लिए, केजरीवाल जी की नजरों में आने के लिए कि जी हम चाहते हैं कि आप मुख्यमंत्री बन जाएं, हम तो आपके बड़े हितैषी हैं, इसके लिए। और कहीं ना कहीं केजरीवाल जी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, भीतर घात करने की जो उनका इतिहास है, अन्ना हजारे से लेकर के आज तक, अपने ही लोगों की जो लकीरें काटने का, तो ये काम वो भी करवा सकते हैं, इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दिल्ली दफ्तर एक नए रूप में बनकर तैयार है। नागपुर के बाद दिल्ली में संघ का सबसे बड़ा कार्यालय है। आरएसएस दफ्तर, जिसे केशव कुंज के नाम से जाना जाता है, इसका नया और विकसित अवतार चर्चा का विषय है। 19 फरवरी को संघ प्रमुख मोहन भागवत केशव कुंज के नए स्वरूप का उद्घाटन करने जा रहे हैं। गुजरात के आर्किटेक्ट अनूप दवे ने इसे डिजाइन किया है। बिल्डिंग को मॉडर्न और ओल्ड दोनों तरीके का लुक दिया गया है। इस नए दफ्तर में 12 मंजिल के 3 टावर हैं। इनके नाम है साधना, प्रेरणा और अर्चना। 300 कमरे हैं, बाकायदा ऑफिस है, 5 बेड का एक अस्पताल भी तैयार किया गया है।
8,500 किताबों से सजी हुई एक लाइब्रेरी है और ये लाइब्रेरी हर शख्स के लिए खुली हुई है। इसके अलावा जो ये छोटा सा हॉस्पिटल इसमें बनाया गया है, ये इलाके के गरीब तबके के लोग वो भी इसका लाभ ले सकते हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर दिल्ली में आरएसएस के इस नए दफ्तर के अंदर गए, देखते हैं उनकी रिपोर्ट। आरएसएस अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। इस शताब्दी वर्ष में संघ अपने प्रचार प्रसार के लिए जो कुछ भी किया जाना चाहिए वो कर रहा है और उस लिहाज से बहुत लाजमी सी बात थी कि जो काम करने की जगह है, जो रहने की जगह है, उसे आधुनिक जरूरतों के हिसाब से तैयार किया जाए। और इसी सोच के तहत दिल्ली में संघ का दफ्तर तैयार है। हमारे पीछे जो हाई राइज बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये दिल्ली में संघ की नई बिल्डिंग है। दिल्ली के करोल बाग वाले इलाके में यहाँ पे देखें तो तकरीबन 8 सालों के बाद यह बिल्डिंग तैयार है। आरएसएस के इस दफ्तर में तकरीबन 8,500 पुस्तकों का एक केशव लाइब्रेरी है, जिसमें सामान्य लोग भी यानी कि पब्लिक के लिए भी ये खुला रहेगा। कोई भी आना चाहे, कोई रिसर्च स्कॉलर, कोई स्टूडेंट तो यहाँ पे आ सकता है। और आमतौर पर यह धारणा ये समझ में आएगी कि शायद आरएसएस से संबंधित ही पुस्तक हो, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें ये बताया गया कि इसमें बाकी जो दूसरे धर्म है यानी कि हिंदुत्व से अलग, जैसे इस्लाम की बात कर लें, क्रिश्चियनिटी की बात कर लें, तो उससे भी संबंधित जो पुस्तकें हैं वो यहाँ पर उपलब्ध रहेंगी। अशोक सिंघल सभागार, और इसमें तकरीबन 460 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। यानी कि संघ को कोई कार्यक्रम करना है और जो कि हमेशा कार्यक्रम इनके चलते रहते हैं, तो बाहर किसी ऑडिटोरियम को किराए पे लेने की जरूरत नहीं, बल्कि संघ के दफ्तर के भीतर ही एक हाईटेक ऑडिटोरियम बनाया गया है, एक बड़े स्क्रीन के साथ, जहाँ पे कोई भी प्रेजेंटेशन कराना हो और आरामदायक चेयर्स के साथ तकरीबन 460 लोग यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह अगर करने हो तो उसके लिए संघ ने उस पर्पज से इसको बनवाया है। और छोटे ऑडिटोरियम के लिहाज से बात करें तो वन ऑफ द बेस्ट ऑडिटोरियम जिसे कहा जा सकता है, उस हाईटेक तरीके से यहाँ पे इसको भी बनाया गया है। जो मंच जो आप देख रहे हैं, इस मंच पे सिर्फ 2 लोग बैठते हैं, यानी कि आरएसएस के सरसंघचालक और सरकार्यवाही, ये सिर्फ 2 लोग ऊपर बैठेंगे। और इसके अलावा जितने भी प्रचारक हैं उस बैठक में जो मौजूद रहेंगे वो सभी नीचे बैठते हैं और उसमें जो भी विचार मीमांसा करना होता है, जो फैसले लेने होते हैं, वो फैसले लिए जाते हैं। अब ये जो जगह है जहां केशव कुंज बना है, ये पहले से केशव कुंज के नाम से ही था, यहाँ कार्यालय चलता था। 1962 से यहाँ पर संघ का जो कार्यालय है वो चल रहा था, लेकिन इसको एक नया लुक अब दिया गया। 150 करोड़ रुपए इस पर लगे हैं और कुल जो एरिया है ये 3.75 एकड़ का है। और ये इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस पूरे प्रेमाइसेस को बनाने के लिए 75,000 लोगों ने दान दिया है। इसमें ऐसा नहीं है कि कहीं से कोई किसी सेठ का पैसा लग गया हो, कुछ लग गया हो। इंडिविजुअल्स का जो है इस पैसा इसमें लगा हुआ है। वैसे तो देखिए, कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको ऐसी जगहों की जरूरत रहती है, लेकिन जैसे इसमें 300 कमरे बनाए गए, लोग सोच सकते हैं ऐसी क्या आवश्यकता है। तो संघ के काम करने का तरीका और उसके लिए ऐसी जगह की जरूरत क्या, कैसे देखते हैं समीर जी? देखिए, 1925 में संघ जब बना था और आज 2025 100 साल संघ के शताब्दी वर्ष 100 साल भी हो रहे हैं। 100 साल में संघ में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। आज संघ हिंदुस्तान की क्या दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन के रूप में देखा जा सकता है। उसके लाखों स्वयंसेवक हैं। हर साल 700 से 800 प्रचारक निकलते हैं। 50 से ज़्यादा अनुशासित संगठन है। और दिल्ली में संघ का एक कार्यालय इतना अच्छा बनाना, मैं इसे भव्य नहीं कहूँगा, एक अच्छा कार्यालय कहूँगा, क्योंकि संघ में भव्यता की कोई जगह नहीं है। भले ही बिल्डिंग भव्य लगे, लेकिन उसके अंदर वही सादगी रहेगी। संघ प्रचारकों का रहन सहन वही रहेगा, उनका जीवन जिस तरीके से वो जीते उसी साधना के साथ वो जिएंगे। लेकिन ये जरूरी है। अब 1925 में जब नागपुर में संघ का पहला जो कार्यालय जो बना था, उस समय तो वो मतलब किराए पे पहले चलता था। एक भुस्से का वाड़ा था जो टूटा हुआ था, वहां पर संघ की शाखाएं लगती थी। उसके बाद संघ ने धीरे धीरे किया। गुरु गोलवलकर जब बने संघ के द्वितीय संचालक, तो उन्होंने एक जगह वहां छोटी सी खरीदी, वहां संघ कार्यालय बना। उसके बाद हिंदुस्तान में धीरे धीरे संघ ने अपने कार्यालय बनाने की शुरुआत की। अब दिल्ली चूंकि देश की राजधानी है, संघ का एक बड़ा सेंटर रहा है। नागपुर के बाद संघ ने जो दूसरा बड़ा कार्यालय जो बनाया था वो कलकत्ता में बनाया था। उसके पीछे कारण यह था कि जब डॉक्टर हेगड़ेवार डॉक्टर की पढ़ाई करने कलकत्ता में रहे थे लंबे समय तक, तो उनका एक वहाँ अटैचमेंट था, तो वहाँ एक बड़ा कार्यालय बनाया था। लेकिन वो भी इतना भव्य नहीं था, वो भी सादगी वाला रहा। जगह उसकी बहुत बड़ी रही है। मुझे लगता है देश भर के लोग, दुनिया के लोग संघ को जानना चाहते हैं। संघ का खुद की अपनी बैठकें होती है। आज संघ के अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक लोग होती है, घूमते रहते हैं, कार्यकारी मंडल की बैठक होती है। संघ के अपने लोग, प्रचारक लोग हिंदुस्तान से दुनिया भर से लोग आते हैं। अनुशासित संगठन के लोग आते हैं। मोहन भागवत जी को और सर कारवा दत्तात्रेय उस को बैठक करना है तो अब बैठक की व्यवस्था है। संघ को अगर पत्रकार वार्ता लेना है या किसी संदर्भ में बैठक करना है तो संघ के पास एक जगह है कि जहां संघ बैठ सकता है। और 300 कमरे मुझे लगता है, हमें लगता है कि बहुत ज्यादा है।
300 कमरे बहुत ज्यादा नहीं, अगर कोई बैठक होगी, बाहर से प्रचारक आएंगे, दूसरे लोग आएंगे, तो 300 कमरे की व्यवस्था तो होना चाहिए। और संघ ने सिर्फ आज वर्तमान की दृष्टि से नहीं बनाया होगा, अब मुझे लग रहा है आने वाले अगले 50-100 साल के दृष्टिकोण को देखते हुए बनाया गया है। इस पर रजत जी का एक कमेंट था, मैं कहा कि वो भी दर्शक सुन लें एक बार। नॉर्मली आरएसएस के लोग अपने कार्यालय का डिस्प्ले नहीं करते, माना जाता है कि वो सीक्रेटिव रहते हैं, लेकिन अब वक्त बदल रहा है। आरएसएस की नई बिल्डिंग, नया ऑफिस देखकर लगता है कि समय के साथ संघ में बदलाव आया है, वो नए जमाने के साथ चल रहा है। और जो संगठन समय के साथ नहीं बदलते वो ज्यादा समय जिंदा नहीं रह पाते। आरएसएस की स्थापना को इसी साल 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे और ये इस बात का प्रमाण है कि संघ ने अपनी कार्य पद्धति को नए जमाने के अनुरूप ढाला है। और संघ से जुड़ी एक खबर कलकत्ता से आ रही है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने मोहन भागवत की जनसभा को इजाजत दे दी है। दरअसल 16 फरवरी को बर्धमान में मोहन भागवत की एक जनसभा होने वाली है, लेकिन पुलिस ने इस जनसभा के लिए इजाजत नहीं दी थी और इसके पीछे हवाला दिया जा रहा था बच्चों की बोर्ड परीक्षाओं का। पहले तो मामला केवल इतना आया था कि शायद वहां लाउडस्पीकर लगाने की इजाजत नहीं दी है, लेकिन फिर बाद में पता चला कि जनसभा ही नहीं करने की इजाजत दी जा रही थी। लेकिन संघ का तर्क ये था कि रविवार को सभा होने जा रही है, इसलिए इससे बोर्ड परीक्षा किसी तरीके से प्रभावित नहीं होती है। अभी आप कोलकाता की बात कर ही रहे थे, वहां से बंगाल से ये खबर आई है, लेकिन हेडक्वार्टर संघ की जनसभा, ममता जी की सरकार का रिएक्शन, सारी बातें। देखिए, एक तो ये है कि किसी भी जनसभा को रोकना, किसी को रोकना, ये करके कोई कुछ कर नहीं पाएगा। कांग्रेस ने तो कई बार प्रतिबंध भी लगाने की कोशिश की, लेकिन संघ तो बड़ा ही होता गया। कांग्रेस कहाँ है सबको पता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है, जो रजत जी ने अभी कही कि संघ समय के साथ बदलता है, उसका एक और बड़ा उदाहरण आपको देता हूँ। केशव कुंज संघ ने बुलाया मीडिया के लोगों को, पिछले 2 दिनों में सबको वहां ले जाकर सबको सब दिखा दिया। ये हमारा कमरा है भाई, ये हमारा ऑडिटोरियम है, यहाँ रहेंगे, ये पुस्तकालय है, ये मतलब सारी व्यवस्था दिखा दी। दूसरी तरफ अभी एक कार्यालय का उद्घाटन हुआ जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, जो 1885 में A.O. ह्यूम ने बनाई थी, जिसका नाम कांग्रेस है आज, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसके कांग्रेस के हेडक्वार्टर के जो उद्घाटन समारोह था, उसमें पत्रकारों को अंदर नहीं घुसने दिया गया। ये आप संदर्भ ध्यान रखिए। वो राजनीतिक दल है, संघ की कोई बाध्यता नहीं है कि वो अपने कार्यालय को लोगों को दिखाए, लेकिन संघ ने पारदर्शिता के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए, दूसरा कोई कहेगा क्या कुछ कहेगा, और 2016 में इसकी नींव खुदी थी, तब से कार्यालय चल रहा था कि बनेगा बनेगा। उदासीन आश्रम में सारे संघ के अधिकारी रहा करते थे, अब जाकर ये तैयार हुआ। 75,000 स्वयंसेवक 150 करोड़ जुटाते हैं और ये कार्यालय बनकर तैयार होता है। अब जो सभा रोकने की कोशिश है, ममता बनर्जी को ये लगता है कि संघ मजबूत होगा तो कल को भारतीय जनता पार्टी उनके सर पर और ज्यादा मजबूती से आ जाएगी। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि अगर आप समाज में काम करने वाले संगठन को रोकेंगे, राष्ट्रीय विचार का काम करने वाले संगठन को रोकेंगे, तो रोकना तो संभव नहीं है, हाईकोर्ट ने इजाजत भी दी, लेकिन उसका जो उल्टा असर होगा वो जरूर ममता बनर्जी के खिलाफ जाता हुआ दिखता है। वैसे मतलब जस्ट फॉर रिकॉर्ड की गलत बात नहीं वो ना हो जाए, तो कोई आपसे कोई कह दे भी ऐसा नहीं था। कांग्रेस ने अगले दिन दिखा दिया था दफ्तर। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूं ना कि जब आपको कहना पड़ जाए, जब लोगों को कहना पड़ जाए, और दिखा क्या दिया था, जब मजबूरी में जब इतना हल्ला हंगामा हुआ तो लोगों को ले गए, तो उस दिन क्या छिपाना था, पहले ही दिन कौन सा डर था। और डर तो उनका इतना है कि वो सड़क तो पड़ती है दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे, ऑफिस का दरवाजा उन्होंने कर दिया है कोटला मार्ग पर, एक कोटला मार्ग कर दिया है दीनदयाल, इसलिए दीनदयाल जी का एड्रेस ना हो जाए। अब क्या करिएगा। चलिए, अब आपके कुंभ की बात भी तो कर लें। कुंभ के पर चर्चा खत्म नहीं हो रही है। अब कुछ खर्चे को लेकर सवाल हुआ कि साहब सरकार ने इतना रुपया लगा दिया कुंभ के ऊपर, 1500 करोड़ रुपया लगा दिया। इस पर योगी जी का रिएक्शन आया है। उन्होंने कहा 1500 करोड़ रुपए लगाकर अगर 3 लाख करोड़ का फायदा हो रहा है अर्थव्यवस्था को, तो क्या इसको घाटे का सौदा आप कहेंगे। फिर उन्होंने ये भी बताया कि ये पैसा भी ऐसा नहीं कि पूरा केवल कुंभ की व्यवस्था पर लगा है, प्रयागराज शहर पर भी इसका खर्चा किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा किया गया, तो इससे शहर को सीधा लाभ भी मिलेगा। अरे योगी जी ने एक स्टेटमेंट और दिया था कि कुछ लोग चुपचाप आके नहा के चले गए, वो अखिलेश जी के लिए कह रहे थे, उसका जवाब भी आ गया। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कपड़े पहनकर कैसे नहाया जाता है, ये योगी जी से सीखना होगा। मेरा अनुमान है कि उत्तर प्रदेश की अकेली अर्थव्यवस्था को महाकुंभ प्रयागराज के माध्यम से 3 लाख करोड़ रुपए की नई बढ़ोतरी होने जा रही है। जो लोग उंगली उठाते हैं कि 6,000-5,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए कुंभ में, ये 6,000 और 5
करोड़ कुंभ महीने किए हैं, प्रयागराज सिटी के रिनोवेशन में भी खर्च किए हैं। कुंभ के आयोजन में कुल 1500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और बदले में अगर उत्तर प्रदेश को 3 लाख करोड़ रुपए का लाभ होता हो और यहाँ की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती हो तो मुझे लगता है कि यह उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन के लिए और नए भारत के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, जिसे हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारत की ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित कर रहे हैं। कुंभ में देखा कि अगर इनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता और जो तैयारी बताई थी कि 100 करोड़ की उन्होंने तैयारी की है, अगर 100 करोड़ की तैयारी होती तो लोगों को यह सुविधा नहीं होती। लोगों की जान गई है, लोग बड़े पैमाने पर परेशान हुए हैं। जाम में न केवल श्रद्धालु लोग और जो लोग आए थे दर्शन के लिए वो परेशान हुए, बल्कि आम जनता भी परेशान हुई है। लोगों की जान गई है। जो सरकार लगातार दावा कर रही है वो अभी तक ये नहीं बता पा रही कि जान कितनों की गई है। केवल भगदड़ की जान नहीं, जो लोग यहाँ आए दर्शनार्थी श्रद्धालु, उनकी भी बड़े पैमाने पे जान गई है, जो सरकार छिपा रही है। इस बात की खुशी है कि आने वाले समय में हम लोगों को कपड़े पहन करके स्नान करना होगा। भाई ये चीज तो हमें सीखनी चाहिए। ये जो चीजें सीखने की हैं वो हमें अपने मुख्यमंत्री जी से सीखना चाहिए कि पूरे वस्त्र पहन के स्नान करना चाहिए। बनारस वालों आपसे बेहतर कौन नहीं जानता होगा स्नान कैसे किया जाता है। अगर स्नान करने का तरीका उनसे हम सीखेंगे। अब कैसे स्नान किया जाए, कपड़े कितने पहनकर स्नान किया जाए, इस पर भी खैर वो चुटकी ले रहे थे अखिलेश यादव। लेकिन अब कुंभ की अर्थव्यवस्था और कुंभ की अव्यवस्था, इन दोनों बातों को लेकर अखिलेश यादव जरूर हमलावर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी पर। वैभव जी देखिए, इतना बड़ा आयोजन अपने आप में करवा लेना ही बहुत बड़ी बात है। और हमें अखिलेश जी का वो दौर याद है जब आजम खान को पैसे दिए गए कुंभ कराने के लिए और उन्होंने उस पैसे का जो सदुपयोग किया और उसको अपनी एक निजी विश्वविद्यालय में उस पैसे का खर्च किया, उसमें से एक बहुत बड़ा चंक जो है पैसे का। तो अखिलेश यादव जी शुड बी लास्ट पर्सन, वो आखिरी व्यक्ति होने चाहिए जो इस मुद्दे पे बात करें, पहली बात। दूसरी बात, आपने जो पिछला टॉपिक लिया था उस पर मेरा एक पॉइंट था जो मैं देना चाह रहा था कि देखिए 100 साल तक जिन लोगों को संघ के कार्यकर्ता, संघ के स्वयंसेवक इस देश के जंगलों में, बीहड़ों में, उन जगहों पे जहां पे सरकारी योजनाएं नहीं पहुंच पाई, उन जगहों पे निस्वार्थ भाव से काम करने वाले स्वयंसेवक उनको नहीं दिखे। उनको सिर्फ और सिर्फ उनको सांप्रदायिकता दिखी, उनको ये सारी चीजें दिखी। उनको अब 100 साल बाद संघ की 3 बिल्डिंगें दिख रही हैं और चुभ रही हैं। तो आप ये भी एक देखने वाली बात है। और हमको ये मानना चाहिए कि हम स्टीरियोटाइप क्यों करें, ये हमारे दिमाग में क्यों डाला गया है कि आपको भाई अगर संघ है तो संघ का आदमी इसी तरीके से ही रहना चाहिए, हम ही डिसाइड करेंगे। पहले जब अभाव था तो वैसे रहते थे, आज भी वैसे ही रहेंगे। उस बिल्डिंग के अंदर भी आप जाइएगा, अभी उदासीन आश्रम की बात हुई, उदासीन आश्रम में दिल्ली में आप चले जाइए, संघ के सरसंघ चालक से लेकर के उनके कार्यकर्ता तक, आपको निचले स्तर के, आपको एक ही तरीके के कमरे में, एक ही तरीके के बिस्तर पे, एक ही तरीके के गद्दे पे आपको सोते हुए मिल जाएंगे। एक खबर, समय कम रह गया लेकिन क्योंकि आपसे कहा था तो उस पर एक बात तो जरूर करते चले हम लोग। अहमद पटेल के बेटे फैजल पटेल ने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया है और उन्होंने बड़े दुख के साथ एक सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए कहा कि मैं काम करना चाहता था लेकिन मुझे हर कदम पर रोका गया। इसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड भी है। एक तो वो हैं उनकी बहन मुमताज पटेल, उनका भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया अपने भाई के कांग्रेस को अलविदा कहने पर। उन्होंने भी दिल्ली में प्रचार भी किया कांग्रेस पार्टी के लिए। ये मामला तब बढ़ा था जब 2024 के लोकसभा चुनाव में भरूच, जहां से अहमद पटेल आते थे, वो लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी को लड़ने के लिए दे दी थी। उस वक्त भी दोनों ही मतलब मुमताज पटेल और फैजल पटेल की तरफ से बहुत तीखा रिएक्शन आया था। लेकिन उसके बाद अब ये भी चर्चाएं चली कि क्या ये कांग्रेस बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। इनकी शायद CR पाटिल के साथ एक मुलाकात भी हुई, उसकी भी चर्चा काफी हुई थी। लेकिन अब फैजल पटेल ने छोड़ दिया है। अहमद पटेल के परिवार का कांग्रेस के साथ छोड़ना अपने आप में बड़ी बात है। नहीं, बहुत बड़ी बात है। अहमद पटेल तो खुद भरूच से 3 बार के सांसद रहे वो, उसके बाद 85 से भारतीय जनता पार्टी के बाद वो सीट रही और सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार रहे, बहुत अच्छे नेता कांग्रेस के रहे। और मुझे लगता है कि जब 2024 कांग्रेस में कोई बात आगे नहीं बढ़ती थी अहमद पटेल के बिल्कुल सोनिया गांधी सबसे भरोसेमंद थे और बहुत सादगी पसंद आदमी रहे अहमद पटेल।
उनका एक अपना भूमिका रही थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में जब आम आदमी पार्टी से गठबंधन हुआ कांग्रेस का, तो भरूच सीट और भावनगर सीट कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को दी थी। उस समय अहमद पटेल की बेटी वहां से चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन उस समय प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ने उनसे कहा कि भविष्य में आपके लिए पार्टी कुछ बड़ा करेगी। और मुझे लग रहा है कि अशोक गहलोत जब गुजरात चुनाव के प्रभारी थे तब भी उन्होंने ये बात फैसल से और अहमद पटेल की बेटी से कहा था कि पार्टी आपको भविष्य में राज्यसभा भेजेगी। और मुझे लग रहा है कि शायद राज्यसभा भेजने का एक भरोसा दिया गया था, लेकिन जिस तरीके से दूसरे लोगों को राज्यसभा में भेजा गया, वो पार्टी में उन्हें जिस तरह से नजरअंदाज किया गया, संगठन में कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई, मुझे लग रहा है ये एक नाराजगी थी। और अब इतने बड़े नेता जिसने पार्टी के प्रति इतना समर्पित जो व्यक्ति रहा हो, उसके परिवार के साथ इस तरह का व्यवहार मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। और एक लंबे समय बाद अब फैसल ने यह फैसला लिया है। अभी बेटी कांग्रेस के साथ है, लेकिन मुझे लगता है आने वाले दिनों में वह भी पार्टी छोड़ सकती है। समय इतना ही इजाजत दे रहा है आज कहानी कुर्सी की में इतना ही। बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी आपका, समीर जी आपका, वैभव आप आज प्रोग्राम में आए, बहुत शुक्रिया आपका।